सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मुजफ्फर अली पर एकाग्र की यह 16वीं कड़ी है और इसमें आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग उस तिथि पर आ पहुंचे हैं जब यह एकाग्र हम समाप्त करेंगे। 11 तारीख से हमने यह क्रम शुरू किया था और आज 21 तारीख है, मुजफ्फर अली जी का जन्मदिन, और इस अवसर पर यह 16वीं कड़ी है। और इस कार्यक्रम के बाद संध्या 7:30 बजे मुजफ्फर अली जी के साथ संवाद होगा और उसके बाद हम लोग इस एकाग्र को फिलहाल के लिए पूर्ण करेंगे। मित्रों, इस 16वीं कड़ी में हमारे साथ दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं। हमारे देश के दो वरिष्ठ पटकथाकार शमा जैदी जी और जावेद सिद्दीकी जी। मैं आप सभी की ओर से इन दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, ये दोनों ऐसे लोग हैं, ऐसे कलमकार हैं जो मुजफ्फर अली जी की फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। कुछ फिल्में बनी और कुछ नहीं बन पाई। तो आज इन सब की यहाँ पर चर्चा होगी। और अभी कुछ देर पहले शमा जी बतला रही थी कि किस तरह उमराव जान फिल्म पर एक सुदीर्घ बातचीत का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोग, उस फिल्म से जुड़े हुए लोग उस पर अपनी बात रखे थे। तो क्यों नहीं शमा जी, शुरुआत आप ही से हो और उमराव जान से ही हो कि उससे जुड़ी कुछ यादें हम लोगों के साथ साझा करें और उस फिल्म से जो जुड़ी हुई यादें हैं उसके बहाने हम लोग आज मुजफ्फर अली जी की शख्सियत को, उनके फिल्मकार के पक्ष को, उनकी मेहनत को, उनकी दृष्टि को भी समझ पाएंगे। शमा जैदी जी। ऐसा है कि जावेद साहब और मैं शतरंज के खिलाड़ी से एक साथ थे और बहुत ज़्यादा मिलते थे उस ज़माने में। तो एक हमारे दोस्त थे जो शतरंज के खिलाड़ी के आर्ट डायरेक्टर थे, बंसी चंद्र गुप्त। उनसे हम हफ्ते में 1-2 दफ़े तो मिलते ही थे और मुजफ्फर पड़ोस में रहते थे। वो कभी-कभी आ जाया करते थे। तो ऐसे ख़याली पुलाव हम बना रहे थे कि हम उमराव जान फ़िल्म बनाएँ। बंसी चंद्र गुप्त बहुत चाहते थे कि वो बनाएँ फ़िल्म उमराव जान पे। तो जावेद ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं और कुछ बंसी ने भी कहा। इतने में मुजफ्फर साहब भी आ गए और वो भी इस बीच में बोलने लगे। फिर 2 दिन बाद फ़ोन किया उन्होंने कि मैं बना रहा हूँ उमराव जान। तो हमको इतनी गालियाँ दी बंसीदा ने। तो ये इसके सामने तुमने ये क्यों बातें की? तो हमने कहा कि आपको तो सिर्फ ख्याल था ना, ये तो बनाना चाहते हैं, आप भी मदद कर दीजिए। मगर वो थोड़े दिन रहे उस प्रोजेक्ट के साथ तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो जावेद को जी ज्यादा पता है, आप जावेद से पूछिए। जी जी, जावेद साहब, इस पर कुछ बातचीत जी, वो आरंभ किया है। असल में मुझे उमराव जान तो बीच में आती है। वैसे जैसा कि शमा ने कहा कि वो मुझे उंगली पकड़ के सत्यजीत रे के पास लेके गई थी और यहाँ भी यही हुआ कि वो उन्होंने कहा कि भाई चलो ये फिल्म लिखते हैं हम। मैंने कहा अच्छा बोलो। वो फिल्म जो कि हम दोनों की पसंदीदा स्क्रिप्ट थी, पहले से थी और हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि राइटर सिर्फ सोच ही सकता है, उसके इतने ज़्यादा साधन तो होते नहीं। तो बीच में मुजफ्फर आया तो हमें बहुत खुशी हुई कि साहब चलो एक बहुत अच्छी फिल्म बन जाएगी। और ईमानदारी की बात यह है कि शायद ये इतनी अच्छी फिल्म मुजफ्फर की मेहनत ही की वजह से बनी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मुजफ्फर ना होते तो उस फिल्म में नहीं आती।
और उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने और भी कोशिश की उमराव जान बनाने की या उमराव जान जैसी फिल्में बनाने की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो गुड़ गोबर किया है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और फिल्म देखने वाले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसका क्या होता है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है अर्पण जी, वो है ये है कि आप जिस माहौल की फिल्म बना रहे हैं, आप जिस तहजीब की फिल्म बना रहे हैं, जिस पस मंज़र की फिल्म बना रहे हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं, अगर आप खुद उस बात से वाकिफ नहीं हैं, तो आप कहेंगे क्या और बनाएंगे क्या और बताएंगे क्या और दिखाएंगे क्या। तो ये चीज़ जो है ये मुजफ्फर के यहाँ है। तो मैं एक मरतबा मैंने कहा था कि आम तौर पर ये कहा जाता है कि किसी भी आदमी में 4 तत्व होते हैं, मिट्टी, पानी, आग और हवा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुज़फ्फ़र जो हैं, उनके अंदर 4-5 तत्व और ज़्यादा हैं। ये अनासिर जो हैं, ये कुछ ज़्यादा हैं और वो अनासिर हैं शायरी, आर्ट, म्यूज़िक और कल्चरल रिवाइवलिज़्म, उनकी तहज़ीब और सूफ़ीज़्म। ये 5 चीज़ें जो हैं, ये अब अगर आप देखें मुज़फ्फ़र को पलट के, तो उनका उनका एक पूरा ढांचा उस वक्त तक तैयार नहीं होता जब तक ये सारी चीज़ें उसके अंदर ना हो। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी फिल्मों में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर शायरी को आप ले लें, शायरी में उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्षमा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बीच में बोल देना भाई, करेक्ट करती जाना। तो शायरी में उनका टेस्ट बहुत अच्छा है और टेस्ट की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ में उनकी तालीम हुई और अलीगढ़ हर ज़माने में लिटरेचर का एक बहुत बड़ा फील्ड रहा है और एक बहुत बड़ी ऐसी जगह रही है जहाँ जहाँ से अच्छे अच्छे लिखने वाले और शायर और अदीब निकले हैं। और मुज़फ़्फ़र खुशनसीब थे कि उनको शहरयार जैसे उस्ताद मिले। उनकी उनके ताल्लुकात रहे मासूम रज़ा साहब से भी थे। आप देखेंगे कि उनकी जितने भी हैं या उनके जितने मटीरियल हैं, उनमें जो गज़लें इंतखाब की गई हैं, वो बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। और टेस्ट आदमी का उसी वक्त अच्छा होता है जब वो बहुत कुछ पढ़ चुका हो, बहुत कुछ सुन चुका हो, बहुत कुछ देख चुका हो। ऐसा नहीं होता कि किताब आपने खोली और आ गया। जैसे उमराव जान की बात हो रही है, तो उमराव जान में 2-3 गज़लें ऐसी हैं जो फरमाइश पर लिखी गई हैं, लेकिन कई गज़लें ऐसी भी हैं जो उनकी किताब से निकाली गई हैं। अब ये किताब निकालने में जब इंतखाब हुआ, तो उसमें हम सब बैठे और हम सब ने अपनी पसंद और नापसंदीदगी का भाई ये ज़्यादा फिट बैठती है, वो ज़्यादा फिट बैठती है। मिसाल के तौर पर जो उमराव जान का जो आखिरी हिस्सा है, जहाँ उमराव जाती है अपने घर पर और अपने माँ को देखती है और भाई को देखती है और उस पेड़ को पहचानती है जहाँ वो बचपन में खेला करती थी, और उसके बाद उसका गाना है। तो उस गाने के लिए एक ऐसी नॉस्टैल्जिक चीज़ चाहिए थी जो आपको अंदर से हिला दे, क्योंकि उमराव जान पूरी हिल जाती है जब वो वहाँ पहुँचती है। एक पूरी दुनिया उसके सामने वापस खुल जाती है। तो गज़ल निकली, उनकी किताब में से निकली, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। और वो इस ऐसा वहाँ बैठा है जैसे अंगूठी में नगीना बैठ जाता है। और उस पर ये तो मुज़फ्फ़र की शायरी के बारे में हुआ। मुज़फ्फ़र चूँकि पेंटर हैं, तो ये चीज़ जो उनका जो ग्राफिक सेंस है वो इतना हाईली डेवलप्ड ग्राफिक सेंस है कि वो जब आप फिल्मों में जाते हैं और वो जिस तरीके से वो सेट की को डेकोरेट करते हैं, तो आपको जो कलर बैलेंस दिखाई देता है, वो कलर बैलेंस वो आर्ट डेकोरेटर का या उसका जो सेट डेकोरेटर है उसका लाया हुआ नहीं होता। वो आम तौर पर मुज़फ्फ़र का अपना होता है। मुझे एक एक बात याद है, एक मतलब महबूब में हम लोग शूटिंग कर रहे थे और महबूब में सडनली वो शॉट लेते लेते रुक गए। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, शॉट 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 क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो पता चला कि साहब मुज़फ्फ़र साहब को एक
किसी खास कलर के कपड़े की, शायद टर्क्वाइज कलर का कपड़ा या फिरोजी रंग का कोई कपड़ा होना चाहिए था, ताकि वो उसकी जो जो मूड है बैकग्राउंड का, उसको वो तोड़ सके। तो खैर वो मिल गया और वो खुश हो। तो वो इस किस्म के आदमी हैं। आप उनके घर भी जाइए। यहाँ मैं बॉम्बे में भी उनके घर गया हूँ, लखनऊ में भी गया हूँ, उनकी कोटवारा जो उनकी जागीर है वहाँ भी गया हूँ, और मैंने देखा है कि उनका एक बड़ा नफीस, पाकीज़ा, बड़ा सलीक़े के साथ सजा हुआ घर, और जिसमें आपको, जिसको हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, जो जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि जो एक ज़माना था कि जब हिंदू और मुसलमानों की मिली-जुली तहज़ीब थी, जहाँ सारे त्यौहार इकट्ठे होते थे, जहाँ पहनावे इकट्ठे होते थे, जहाँ दोस्तियाँ होती थी, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मुज़फ़्फ़र के उस पूरे माहौल में आपको दिखाई देंगी। आज भी आपको मुज़फ़्फ़र के किसी दरवाजे के ऊपर पर्दा नहीं दिखाई देगा, हमेशा चिखें दिखाई देंगी। जब मैं पहली मर्तबा ये जुहू वाला जो उनका जो बंगला है उसमें एंटर हुआ, तो मैं देख के काफ़ी हैरान हुआ कि फर्शी नशिस्तें हैं, गाँव तकिए लगे हुए हैं, कालीनें बिछी हुई हैं, और तो इस किस्म का जो माहौल होता है, वो माहौल हमने देखा है। क्योंकि मैं और शमा दोनों, हम जो हैं वो हम रजवाड़े से आए हैं, हम दोनों का ताल्लुक़ रामपुर से है, और हमने रामपुर में जो जागीरदारी निज़ाम है उसको देखा है, उनके तौर तरीक़े देखे हैं, उनकी तहज़ीब देखी है, उनका रख-रखाव देखा है। तो हमको ये समझने में कि मुज़फ़्फ़र का माइंड कैसे चलता है और मुज़फ़्फ़र क्या देखना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, वो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। हमने उनके साथ कई फ़िल्में लिखी। कितनी कितनी फ़िल्में लिखी शमा हमने? 5-6 तो लिखी हैं। हाँ, तो उसमें से दो दो ही इतनी खुशकिस्मत थी जिन्होंने स्क्रीन देखा। तो इसमें से एक फ़िल्म तो खैर क्लासिक ही बन गई, लेकिन कुछ मैंने इतनी सारी फ़िल्में लिखी हैं और शमा ने भी इतनी सारी फ़िल्में लिखी हैं, और हम दोनों इस बात को मानते हैं कि फ़िल्में शायद बनाई नहीं जाती, ये बन जाती हैं। अभी आप उमराव जान को देखिए, तो उमराव जान से आप रेखा निकाल दीजिए, या आप खयाम निकाल दीजिए, या शहरयार निकाल दीजिए, या प्रवीण भट्ट निकाल दीजिए, तो आपके पास बचता क्या है? आप वो चीज़, वो जादू जो उमराव जान का है, वो नहीं निकाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शमा जावेद को निकाल दें तो क्या होता है, क्योंकि अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि जो पूरा माहौल जिस तरीके से इंस्पायर करता है लिखने वाले को खास तौर से, वो चीज़ वहाँ मौजूद है। जानिसार के टाइम पर भी हमने यही किया। हालांकि जानिसार इसलिए नहीं चली, एक तो ये कि उसमें स्टार कोई नहीं था, दूसरी बड़ी चीज़ ये कि उसका म्यूज़िक उतना नहीं चला जितना उमराव जान का चला। तो ये कुछ हालात होते हैं जो फ़िल्म में, लेकिन ईमानदारी से अगर देखें तो मेहनत तो उसमें भी उतनी ही हुई है, और वो कहानी भी बहुत अच्छी थी। अगर सही एडिटिंग उसको मिल जाती और सही एक्सपोज़र मिल जाता तो फ़िल्म भी बहुत चलती। और भी कई हमने की। तो मुज़फ़्फ़र में बहुत सी खूबियाँ हैं भाई। अब जैसे मैंने कहा कि उनका सबसे बड़ी चीज़ जो उनमें है, और शमा उससे एग्री करेंगी, कि उनका जो अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने और ज़िंदा करने की जो कोशिश है, वो वाक़ई कमांडर है। हैरत होती है कि वो एक अकेला आदमी जो है, वो क्या कुछ करता है, कितने तरीके से करता है। अब उसमें एक कुछ ज़माने से मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए होंगे ना अब तो, उसमें तसव्वुफ़ जुड़ गया है। तसव्वुफ़ बड़ी प्यारी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, और तसव्वुफ़ वो चीज़ है जो इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उसको मज़हब की जो 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 पाबंदियाँ हैं उनसे ऊपर उठा देता है। जहाँ वो उस खालिक
तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसको समझने और जानने की कोशिश करता है कि जिसने ये कायनात बनाई है। और वो सिर्फ इसकी जो जो रिलीजियस डॉगमास होते हैं उनके बारे में वो नहीं सोचता, बल्कि बाहर हट के कुछ देखने की कोशिश करता है। और वो बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने दायरे को तोड़ के बाहर निकल आए, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुजफ्फर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जहान खुसरो में उन्होंने वो जो कुछ कर रहे हैं, जहान खुसरो के ज़रिए वो एक पैगाम ही तो दे रहे हैं। क्योंकि खुसरो जो है वो हिंदू मुस्लिम जो की जो यकताई थी, जो उनकी जो उनके जो रिश्ते थे, उसका एक सिंबल है। उन्होंने हिंदी भी कही है और फारसी भी कही है, और किस तरीके से ज़बानों को करीब लाए हैं और किस तरीके से म्यूज़िक पर उन्होंने काम किया, वो बहुत बड़ी शख्सियत। नतीजा ये होता है कि उसमें जब जहान खुसरो का जश्न जैसा होता है, और जश्न के अंदर हज़ारों लोग शरीक होते हैं, और जिसमें से मैं समझता हूँ कि 1995% जो है वो तो गैर मुस्लिम होते हैं, जो कव्वालियाँ सुनते हैं और सूफी शायरी सुनते हैं, और उनको हाल आता है और कैफियत हो जाती है। तो मुजफ्फर हैं बड़े माशाल्लाह। अभी शमा को याद होगा कि वो हम लोगों को महाराजा ट्रेन के ऊपर ले गए थे, 5 दिन तक हम लोग साथ में घूमते रहे। और हम कर क्या रहे थे, हम उनकी फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। तो 5-6 दिन तक जब तक भी हम साथ में रहे, ये मुजफ्फर का स्टाइल है, जो बड़े हमेशा छोटे स्केल पे वो कोई काम नहीं करते हैं, बड़े स्केल पर होना चाहिए। खाने पीने के मामले में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाते हैं और बहुत अच्छा खिलाते भी हैं। उनके यहाँ जो लखनवी जो डिशेस बनती हैं, क्या कहने हैं उसको, ये अलग बात है कि उन्होंने बहुत दिनों से हमारी दावत नहीं की है, लेकिन ये कि फिर भी उनकी दावतें याद हैं जब वो बम्बई में थे। तो उनके दो प्याज़ा और शामी कबाब, क्या बात है, अभी तक याद आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मिल के एक ऐसा आदमी तरतीब देती हैं जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो एक अच्छी फिल्म में होते हैं। और मैं इसी इसी इन्हीं खूबियों की वजह से मैं और शमा जो हैं वो हर वक्त तैयार हो जाते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट बने या ना बने। अभी उन्होंने जो और भी बहुत से काम किए हैं। शमा, तुम ज़रा रूमी के बारे में बताओ, वो बहुत बड़ा काम है भाई, क्या कहाँ अब ये ये बात तो उनके जहान खुसरो में वो अक्सर ईरान से लोगों को बुलाते थे गाने वाले, और जी अक्सर लोगों को जब वो ईरानी गाते थे रूमी, तो लोगों को ऑडियंस में हाल आ जाता था। तो मुजफ्फर भी बहुत मुतासिर हुए बाद में रूमी से, और उन्होंने कहा कि मैं रूमी पे फिल्म बनाऊंगा। तो हमको वो ले गए तुर्की, अच्छा। और तुर्की जो सरकार थी उनके हम मेहमान थे, और कोई 2-3 हफ्ते हम वहाँ रहे। और एक हमको एक वो आदमी दिया गया जो हमारा कोई इंटरप्रेटर, और वो बहुत एंटी रूमी था। तो वो कहते क्या है ये तसव्वुफ वगैरह। फिर वो कहता था नहीं, मेरे बाप जो थे वो रूमी बहुत पढ़ते थे। बाद में उसे बताना पड़ा। फिर जब हमारे साथ घूमे तो वो भी थोड़े से माइल हो गए थे रूमी की तरफ, मगर वैसे तुर्की लोग काफी पागल हैं रूमी पे। मगर वो सब मान गए कि मुजफ्फर ये फिल्म बना सकते हैं। मगर फिर क्या हुआ कि फिर उन्हें एक प्रोड्यूसर मिली कतर में, वो जो अल जजीरा कतर में है ना, नहीं, जी। तो वहाँ कुछ अंग्रेज थे जो उनका अंग्रेजी का वो चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये जो फिल्म है मुजफ्फर की, ये आप इंग्लैंड में शूटिंग करिए हमारे स्टूडियो में। वहाँ तो मुजफ्फर ने कहा मैं तो तुर्की में शूट करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, दूसरा ये कि आप तो हिंदुस्तानी, आपको फिल्म बनानी आती नहीं है, किसी अंग्रेज डायरेक्टर से फिल्म बनाइए, और हम ये स्क्रिप्ट आपकी आपसे खरीद लेंगे। तो फिर मुजफ्फर को कोई 1.5 साल लगे वो स्क्रिप्ट वापस मिलने में, फिर वो फिल्म बनी नहीं।
मगर बहुत काम किया, 13-14 उन्होंने ड्राफ्ट लिखवाए मुझसे उस फिल्म के, तो अंग्रेजी में थी, हालांकि मेरा ख्याल था मैं उर्दू में बनाते तो ज्यादा मजा आता, या फारसी में बनाते, शायद तो फारसी के थे वो। जरा सी भी शूटिंग नहीं हुई हम्म। उसकी। रूमी की जरा सी भी शूटिंग नहीं हुई। नहीं, रोमी की शूटिंग बिल्कुल नहीं हुई, ये पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं हुई, हालांकि जो आर्ट डायरेक्टर थे और जो वो उनके कैमरामैन थे, दोनों बाहर के थे, और उन्होंने सारी जगह जहां रूमी से वाबस्ता थी वहां जाके उन्होंने शॉट्स लिए थे। अच्छा, मतलब वो पूरी शॉट कहानी आप सिर्फ उनकी तैयारी से आपको पता चल जाती थी, इतना नहीं, काम वो हुआ था शॉट्स उस। मैंने देखे हैं तो इसलिए मैं समझा शायद शूटिंग हुई। लेकिन मुजफ्फर के साथ माफी चाहता हूँ, मेरी खांसी अभी पूरी तौर पर गई नहीं। वो मुजफ्फर के साथ ज्यादतियां तो हुई हैं शमा, अभी जैसे जूनी जैसी फिल्म जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मोहब्बत से उसे बनाना चाहते थे, और जितनी बनी है वो मैंने देखी है, वो एक अजीब ही कैफियत तारी हो जाती है जब आप उसको देखते हैं नहीं, जब। वो तो खैर कश्मीर में जो हालात थे उसकी वजह से वो नहीं बना पाए, आधी बन पाई वो। जी, और तो अब मेरा ख्याल है बन भी नहीं पाएगी क्योंकि उसके तो स्टार भी खत्म हो गए। हम्म, लेकिन ये कि वो सब्जेक्ट आज भी ऐसा है कि कोई दीदार अगर चाहे तो उसको बहुत अच्छा बना सकता है, क्योंकि हब्बा खातून तो हमेशा जिंदा रहेगी। हाँ वो तो है, मगर उस फिल्म इतने टुकड़ों में बनी कि वो उसमें से कुछ हो नहीं सकता, वो फिर से बनानी पड़ेगी वो फिल्म। जी। 1.5 घंटे की शूटिंग लगभग दोनों ही वर्जन में मुजफ्फर साहब के पास है, जूनी फिल्म की। नहीं, हमने जैसे कि देखी, उन्होंने हमको और जावेद को उन्होंने कहा कि इसको तुम कुछ करो, इसको जोड़ जाड़ के कुछ और हम शूटिंग करेंगे, मगर नहीं नहीं हो पाएगा। देख चुके हैं, पूरी फुटेज, सारी फुटेज जी देख चुके हैं। जी जी फुटेज देखी और कोशिश भी की और एक लाइन भी बनाई, लेकिन उसमें हम्म। मुश्किल है कि आप कश्मीर के बाहर वो क्रिएट नहीं कर सकते कश्मीर, बहुत मुश्किल काम है, तो वो इसके लिए वो बन नहीं सकी। एक और बड़ी एक कॉमेडी फिल्म भी हमने लिखी थी ना भाई, वो क्या थी? हाँ, वो उस गाड़ी पे, वो जीप थी एक, है, हाँ, भोपाल, भोपाल की जीप। हाँ, वो एक कॉमेडी। जी, उसके फिर बारे बाद में में कुछ उन्होंने बताएं। कहा, वो एक ऐसा है कि जंग के जमाने में यहाँ बहुत सी जीप हुआ करती थी, जी अमेरिकन। बाद में जी लोग जमा करने लगे, वैसे मुजफ्फर के पास भी एक है वैसी जीप। तो उस पे उन्होंने उस जीप पे को लेके कॉमेडी बनाई कि लोग जमा करना चाह रहे हैं, कलेक्टर आए अमेरिका से, और वो कैसे लोगों ने उनको झांसे दिए और क्या क्या हुआ, इस टाइप की कहानी थी वो। जी। काफी मजेदार थी वो। तो फिर वह भी उन्होंने कहा कि नहीं, संभव ये नहीं। मैं अपने बेटे को दे दूंगा, ये वो बना लेगा, मगर बेटे ने भी नहीं बनाई, वो कभी बनी नहीं फिल्म। जी इनका मुजफ्फर मुजफ्फर के सीरियल में तुम इन्वॉल्व रही हो आज कुछ शमा? जी कुछ धारावाहिकों की बात कर रहे हैं, मुजफ्फर अली जी के सीरियल्स की बात कर रहे हैं जावेद नहीं, साहब, जिस। जी मैं पूछ रहा हूँ शमा से कि वो उनके सीरियल्स में भी इन्वॉल्व रही है ना? ये कोशिश की उन्होंने, नहीं बने वो सीरियल। एक तो वो उनके अपना ही खानदान है, आपको पता है कि जो महमूद गजनी ने जहां वार किया था अनिलवाड़ा में, मुजफ्फर साहब उस खानदान से हैं, मतलब राजपूत हैं वो। जी तो अच्छा। वो भागे हुए वहां से भाग के आए, और कोटवारा के पास उनको कुछ हुआ, भगवान ने उनको कुछ बताया, तो उनका कि यहाँ अपना राज कायम करो, तो ये वहां बस गए यूपी में, ये कहते हैं अपने खानदान के बारे में वो। तो उस पे एक फिल्म बनाना चाह रहे थे वो, मगर वो भी नहीं बन पाई। तो काफी। हाँ, लेकिन एंटरप्राइजिंग आदमी हैं, उन्होंने कोटवारा को, इतनी छोटी सी जगह है वो, लेकिन उसको काफ़ी उन्होंने डेवलप किया वहाँ। वो
रेशम की उन्होंने वो जो कीड़े और उनकी सिल्क मेकिंग और फिर बहुत कुछ। और एक चीज़ और भी है अर्पण जी, मैं आपको बताऊं, जी जिससे बहुत सारे लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, कि वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं और उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े जो हैं वो हज़ारों की कीमत में नहीं बल्कि लाखों की कीमत में बिकते हैं। जी जी हाँ, तो वो बहुत एक अजीब उनका इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है और बहुत खूबसूरत कपड़े वो बनाते हैं। और जो जिसे ये कहते हैं ना कि ट्रेंड मेकर, लेकिन उनके ट्रेंड्स में भी आपको जो हिंदुस्तान का जो क्लासिकी वो जो है जो हमारा जो विरसा है वो आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जो आजकल के जो डिज़ाइनर जिस तरीके के कपड़े बनाते हैं कि अगर एक स्लीव गायब कर दी जाए और ये दूसरी स्लीव लंबी कर दी जाए तो ये एक नया डिज़ाइन बन गया, ऐसा नहीं करते हैं। पुराने तरीके के जो, और उनकी अपनी फिल्मों में के जो उनके जो ड्रेसेस उन्होंने किए हैं वो उन्होंने किए हैं। मीरा भी अब तो उनकी हेल्प करती हैं, अब उनके तो मीरा उनकी बेटी भी डिजाइनर हो गई। वो तो तमाम। जी ट्रेन होके आई है लंदन से। जी मगर जी एक और बात आपको शायद आप भूल गए हैं कि इलेक्शन भी लड़े थे वो। किसके खिलाफ? अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लड़े थे वो अरे वाह। तो इलेक्शन। हाँ, ये जी इनकी जी एसपी की तरफ से। सोशल अच्छा वर्कर तो जी बिल्कुल मुझे उसे लगा उनका डिपॉजिट भी जब्त हो गया है शायद। मुझे याद नहीं भी क्या हुआ था उसमें। देखो, वो भी जी कर चुके हैं वो। वो तो कोई बात नहीं है कि डिपॉजिट जब्त हो गया, लेकिन ये कि एक गिलहरी ने पहाड़ से टक्कर ली, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसकी उसकी दाद तो देनी चाहिए ना। हाँ, उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि आ, जहाँ एक मतलब मैंने उनसे पूछा था कि आपने पॉलिटिक्स को तलाक क्यों दे दी, तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसमें आप सच नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा भाई सच तो हम फिल्मों में भी नहीं बोलते हैं। कहने लगे नहीं, फिल्मों का में जो हम झूठ बोलते हैं उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में हम झूठ बोलते हैं तो उससे पूरी पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। और ये रीज़न इतना सही था कि मैंने कहा आपने बिल्कुल सही किया कि पॉलिटिक्स छोड़ दी, क्योंकि वो वाकई बड़ी गंदी चीज़ है। और उसके नमूने तो आजकल हम देख ही रहे हैं चारों तरफ कि वो किस किस तरीके से पोलराइजेशन किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को एक दूसरे से दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। जो जो आपकी जो इनकम्बेंसी है, जो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कोशिशें हैं, जो अच्छे प्रोग्राम हैं, वो सब तो बकौल बॉम्बे वालों के गए तेल लेने के लिए। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो ये है कि आप किस तरीके से लोगों को एक दूसरे से अलग करें। ब्राह्मणों को जो है वो दलितों से अलग कीजिए, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कीजिए, सिखों को जाटों से अलग कीजिए, जाटों को किसी और से अलग कीजिए। एक अजीब ड्रामा है। और इस ड्रामे के अंदर अ, हम जैसे लोग जिनका जहन अभी तक पूरे तौर पर सोया नहीं है वो नहीं आ सकते। इसलिए मुजफ्फर जितनी दूर रहे उतना अच्छा। जो काम कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है आज की, कि आज उनका बर्थडे है। आज बहुत ही अच्छा दिन है। और मेरी तरफ से, बल्कि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि मेरी मेरी बीवी भी अ, जो है वो भी उनकी फिल्म के कॉस्ट्यूम कर चुकी हैं, तो उनका भी एक रिश्ता है उनसे। जी उनकी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी दुआ यही है कि फिर ऐसा एक मौका आए कि जब हम सब मिलें, बैठें, कोई अच्छा ऐसा काम करें कि जिस पर हम फ़ख्र करें या न करें, लेकिन कम से कम आने वाली नस्लें तो फ़ख्र कर सकें। जी
वैसे आपको पता है कि उन्होंने मेरी बेटी को छोटी रेखा बनाया था। तो हाँ। वो बहुत सालों तक लोगों से कहती रही कि नहीं वो मैं नहीं थी, वो मेरी छोटी बहन थी। वो मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने एक्टिंग भी की है, क्योंकि जी। उसको बड़ी शर्म आती थी उससे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी छोटी बेटी को पकड़ के कोटवारा ले गए 1 साल के लिए, कहा कि तुम यहाँ एक स्कूल खोलो बच्चों के लिए। तो खोला उसने स्कूल, रह के फिर आ गई। तो जब वो वापस आई तो वो उस अपनी अवधि लटक से बोलने लगी थी हिंदी अरे वाह। कई साल तक। तो वे आप अवध के गांव में रह गए तो वो तो बात आ जाती है। जी। वो स्कूल तो वो अभी स्कूल अभी भी चल रहा है? अभी चल रहा है? वो चल रहा है, अभी स्कूल चल रहा है। जी जी जी। कल भी मीरा अली जी उसके बारे में बतला रही थी। और पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, कई लोग। जी। और जब आप पर एकाग्र हो रहा था शर्मा जी, तब भी हमने सीमा जी से यह बात कही थी कि मैं आपके परिचय में यह बात कहूं कि ना कहूं, कि जो उमराव जान से जो पहले जो हैं किरदार, बोली नहीं नहीं मत कहिए, पता नहीं क्यों उनको कुछ संकोच सा होता है। लेकिन तो जो जी जो यहाँ एक बात मैं कहूँ कि बच्चे तो सब घर के ही हैं। आप अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो आप किसी भी बच्चे को अपनी फिल्म में ले सकते हैं। लेकिन मुजफ्फर ने सीमा को लेने की एक वजह थी कि उस बच्ची की बचपन में आंखों में एक अजीब बेचैनी और एक वहशत थी। जैसे आप किसी को पिंजरे में बंद कर दें और उसकी आंखों में जो एक घबराहट, एक वहशत होती है, क्योंकि वो वैसी ही चीज जो है वो उमराव जान की आंखों में, कि जब जाहिर है कि वो एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लेके ले जाई गई, तो वो चीज जो थी वो सीमा की जो आंखों में थी वो बहुत इफेक्टिव है। आप उसके क्लोजअप देखिए तो आपके दिल पे इतना असर होता है उस बच्ची को देख के कि ये वाकई ये लग रहा है कि शायद इसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है या बुरा हो रहा है। ये डायरेक्टर की नज़र है जो देखती है कि साहब ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए और ये कैरेक्टर जो है ये फला एक्टर अदा कर सकेगा। ये हर जगह उनका हुआ है। आप उनकी सारी कास्टिंग देख लीजिए, चाहे वो फारूक हो या स्मिता हो या शबाना हो या रेखा हो या नसीर हो या जागीरदार साहब हो या और कोई लोग हों, उन एक बड़ा अनुपम खेर हो, अनुपम खेर भी, सुरेश ओबराय, अनुपम खेर, जो आगमन फिल्म जिसमें ये लोग रहे। जी और उमराव जान पर ही वापस लौटते हैं शर्मा जी। आप शतरंज के खिलाड़ी और सूरज का सातवां घोड़ा जैसी साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके आइडिया से, उसके लेखन के साथ। उमराव जान भी मिर्जा साहब का उपन्यास है, उस पर आधारित एक फिल्म है। तो जब साहित्यिक कृति पर कोई फिल्म बनती है, तब किस तरह के ध्यान देने की आवश्यकता है, किस तरह का एक दबाव जैसा भी महसूस करती हैं बतौर लेखिका, इस पर भी कुछ देखिए, कहें समाज। अच्छा अच्छा फिल्म बनाने वाला एक बुरी किताब की भी अच्छी फिल्म बना सकता है, और एक बुरा फिल्म बनाने वाले अच्छी किताब की भी बुरी फिल्म ही बनाएगा। तो वो चाहे क्लासिक हो या कुछ भी हो, अगर आप में वो सलाहियत नहीं है तो आप अच्छी किताब की अच्छी फिल्म नहीं बना सकते हैं। तो ये तो साबित हो गई है कई दफे। लोग जी जी प्रेमचंद के नॉवल पे कितनी फिल्में बनी, आपको याद है कोई? जी जी लोग लोग ये भी कहते हैं कि जो सेकंड रेट अगर कोई कहानी या नॉवल है उस पे अच्छी फिल्म बन सकती है, मगर पहले जो क्लासिक है उस पे फिल्म बनाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक के दिमाग में एक तस्वीर होती है। अब शेक्सपियर के नाटक पे सैकड़ों फिल्में बनी हैं। जी जेन ऑस्टन के नॉवल पे हर साल एक नई फिल्म बनती है, डिकेंस के नॉवेल्स पे भी हर 2-3 साल बाद एक फिल्म बनती है। मगर हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, बहुत जी कम साहित्य पे आधारित
फिल्में बनती नहीं है बहुत, अभी तो और भी कम बनने लगी हैं। वैसे लोग शायद पढ़ते भी नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, क्या उन्हें ये मालूम है कि हिंदुस्तान का जो लिटरेचर है वो दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर्स में से एक है। कितने कितने ऐसे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हैं जो किताबें पढ़ते हैं, जिन्हें ये मालूम है कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लिखने वाले गुजर गए, और ऐसे भी हैं जो जो पब्लिक डोमेन में है, मतलब आपको उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये कि उसके बाद लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि कौन क्या लिख गया है, क्या किसने क्या किया है। इस मामले में बंगाली जो है वो बहुत आगे हैं। बंगालियों ने अपना लिटरेचर, और साउथ में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने लिटरेचर को बहुत संभाल के रखा है, लेकिन हमने, जहाँ तक लिखने की बात है, देखिए, जब तक आप जिस माहौल को दर्शा रहे हैं उसकी साइकी को आप नहीं जानते, उसकी तहजीब को आप नहीं जानते, उसके न्यूसेस को आप नहीं जानते, तो आप वो बना नहीं सकते। मुझसे अगर कोई कहे कि मैं साउथ में जाके साउथ की जो लाइफ है उसके ऊपर एक फिल्म लिखूं, तो वो एक मजाक बन जाएगी, इसलिए कि मैं साउथ को नहीं जानता। इसी तरह एक साउथ इंडियन से अगर ये कहा जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा राइटर क्यों हो, कि तुम लखनऊ की तहजीब पर एक फिल्म बनाने की कोशिश करो, अब उसका सबूत है। देखिए, बहुत बड़ी हिट फिल्में बनी हैं लखनऊ की तहजीब के ऊपर, तो मेरे महबूब जैसी फिल्म, या और मेरे हुजूर, और पता नहीं कौन सी और दीदार यार, कि कौन सारी फिल्म, आप उन फिल्मों को देखिए, वो तहजीब का कैरिकेचर है, वो तहजीब नहीं है। अगर आप किसी फिल्म में ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां ईद के दिन डांस कर रही हैं, तो वो लखनऊ की तहजीब तो हरगिज नहीं हो सकती। ये चीज इसलिए क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि वो लोग जो फिल्म बना रहे थे वो नहीं जानते थे कि लखनऊ की में ईद का त्यौहार किस पाकीज़गी से, किस तमीज़ से बनाया जाता। ये बात मैं और शमा, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हम जानते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल ये है, रामपुर जो है, रामपुर की तहजीब जो है, वो एक तरीके से लखनऊ और दिल्ली का एक्सटेंशन है। अगर आप आवाम की ज़बान सुनेंगे तो आपको दिल्ली की कारखानदारी का मजा, वहाँ आज भी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है बोलते हैं। लेकिन अगर आप महज़ब लोगों की ज़बान सुनेंगे, शरफ़ा की ज़बान सुनेंगे, तो खालिस लखनवी ज़बान, नहायत तमीज़दार, उम्दा ज़बान, और उनके तौर तरीक़े भी वही थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी नवाब शिया थे, लखनऊ के नवाब भी शिया थे, शिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, और शियों की निफासत और अदब, परवरी और ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। सॉरी, मैं बोल नहीं सकता था। जी। मैं मुजफ्फर साहब की मोहब्बत में इतना बोल दिया, बहुत है। नहीं, मैं जान रहा हूँ। साथियों, जावेद सिद्दीकी जी का गला खराब है और हमें उम्मीद नहीं थी कि अभी इस एकाग्र के लिए आ पाएंगे, मगर इनका बड़प्पन है कि आप आज आए और अपनी बात रखी। थोड़ा आराम करें और बीच में अगर कुछ सुविधा हो तो बात कीजिएगा। शमा जी के पास साथियों वापस लौटते हैं। इनकी चिंता बड़ी वाजिब है कि जितनी हिंदी फिल्में बन रही हैं उसमें बहुत बहुत कम प्रतिशत है जो अच्छी फिल्में बन रही हैं, जिनमें बोलियों पर मेहनत की जाए, जिनमें स्थानीय कहानियों को लाया जाए, या जिनमें साहित्यिक किसी कृति को उठाया जाए, उस पर बातचीत की जाए, उस पर फिल्म बनाई जाए। तो इस दिशा में कुछ सुझाव दें शमा जी कि ऐसा क्या किया जाए कि कुछ चीजें, कुछ अच्छी चीजें, कुछ सकारात्मक फिल्में बन सकें और लोग इस दिशा में आगे आ सकें। आप तो काफी सीनियर हैं इस फील्ड में, तो ऐसा नहीं, अब क्या कुछ किया जाए? जी
मुजफ्फर अपनी फिल्में जो हैं वो लखनऊ से इर्द गिर्द बनाते हैं क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं। जी तो अब बनारस में भी फिल्में बन सकती हैं, आगरे में भी बन सकती हैं, कानपुर में भी बन सकती हैं, और इलाहाबाद में बहुत भी शहर हैं जिनमें बन सकती हैं फिल्में। छोटे शहरों में भी आजकल फिल्में बन सकती हैं। मगर जी सारी फिल्में अगर बम्बई अगर आपका केंद्र होगा तो आप कभी वैसी फिल्में नहीं बना सकते हैं जैसी दूसरी भाषाओं में होती हैं। तो हमारी आंचलिक फिल्में जो हैं वो बनती नहीं हैं, और जबानों में आंचलिक फिल्में बनती हैं। तो आप बम्बई में बैठ के आंचलिक फिल्में नहीं बना सकते। वजह, जी अब आपकी यूपी की गवर्नमेंट अभी स्टूडियो बना रही है नोएडा में बम्बई वालों के लिए, यूपी वालों के लिए नहीं बना रही है। जी तो आपके यहाँ सबसे फिल्म का काम क्या है हिंदी प्रांतों में, कि आपको एंटरटेनमेंट टैक्स मिलती है। अगर आप और कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अगर फिल्मों को, अपनी जबान की फिल्मों को, और केरला में देते हैं, बंगाल में देते हैं, तमिलनाडु में, आंध्रा में देते हैं, वहां तो फिल्म वाले ही चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो यही वजह है। अब आप कहें कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, बम्बई में बैठ के नहीं होगा, सीधी बात है। तो आप अपने छोटे से शहर में बैठ के बनवाइए ना फिल्में, नहीं होंगी, ये वजह। जी बीच में तो, कुछ तो तकनीकी मुजफ्फर ने, समस्या आ गई थी जी। क्षमा जी, नहीं तो बीच में कुछ मुजफ्फर ने, तकनीकी समस्या अब ठीक होगी। नहीं तो जी कहें। मुजफ्फर ने कोशिश की अपनी तरफ से, मगर एक आदमी क्या कर सकता है, हाँ और लोगों ने, अब उनके बेटे भी बम्बई में ही बैठ के फिल्में बनाते हैं ना। जी आसान है बम्बई में बैठ के फिल्में, सब कुछ आपको मिल जाता है रेडीमेड। फिर भी तो आसान इधर तरीका है। यूपी ने, यूपी और कुछ और सरकारों ने जब कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं, कुछ तरह की नहीं सब्सिडीज सर, देनी शुरू की है, ये सरकार तो की, देख रहे हैं कि हरिद्वार में। नहीं नहीं, जी सरकार की तरफ से नहीं होगा ये। लोगों, जो आपके साहित्यकार हैं उनको फिल्म को सीरियसली लेना पड़ेगा। वो संजीदगी से फिल्म को नहीं लेते हैं, फिल्म को कला नहीं मानते हैं वो। बाकी जबानों में फिल्म को कला मानते हैं। जब तक आप जी साहित्य वाले जो हैं वो अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझते हैं ना, फिल्म तो बहुत ये व्यावसायिक चीज है। तो जब तक साहित्य और फिल्म जुड़ेगी नहीं तब तक नहीं बनेंगे आपकी फिल्में। सारी दुनिया में साहित्य से ही फिल्में बनती हैं। सत्यजीत रे की सारी फिल्में जो किसी न किसी कहानी पे आधारित हैं। हॉलीवुड में ज्यादा जी। फिल्में कहानियों पे ही बनती हैं। मगर हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ एक फॉर्मूला इस है। दूरी को कैसे, जी, नहीं तो, इस दूरी को कैसे पाटा जाए? आप सही कह रही हैं कि फिल्म को लेकर लोगों में एक, कहीं ना कहीं उसको दोयम दर्जा मानने का भाव, या उससे अधिक उसको व्यावसायिक मानने की एक प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ती है। नहीं आहिस्ता आहिस्ता, यह पता नहीं कैसे विकसित हुई। नहीं आहिस्ता जी आहिस्ता होगा, अभी जी हुआ समझ। नहीं है अभी तक, मुझे लगता है। जी, और जानिसार की ओर भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जानिसार भी, हालांकि वह कम चली, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण पीरियड फिल्म है। उसमें भी आप दोनों की जोड़ी रिपीट होती है, दोनों मिलकर काम उसमें करते हैं। तो उसके उसमें बारे में भी सच, कुछ बताएं समय। नहीं सच्ची बात है, उसमें मेरा बहुत कम काम था। जावेद साहब ने जी डायलॉग लिखे थे, मुझे उस फिल्म से कोई खास उन्स नहीं है। आप सीधी बात मुझसे पूछ लीजिए, मुझे वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको पसंद है तो ये बोलें इसके बारे में। नहीं, बात मुझे सब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ उस जी फिल्म को बनाने वक्त। तो ठीक है, वो कुछ ओके। उसमें से भानुमति का पटारा है, उसमें से सब कुछ मिला बिला के उन्होंने बना दिया वो। असल में स्क्रिप्ट में ही गड़बड़ थी शुरू से। जी जावेद साहब कुछ कहेंगे? अभी तो वो हंस रहे हैं वो। मैं समाज की इस बात समाज की इस बात पे हंस रहा हूँ कि जानना मुझे बहुत पसंद है। देखिए, मैंने पहले कहा
कि फिल्में बनती नहीं हैं, थोड़ा बन ऊंचा जाती बोलिएगा हैं। जावेद साहब, कृपया थोड़ा ऊंचा बोले। जी, मैंने आवाज कहा थोड़ी कम आती है। जी जी। ऊंचा बोलूंगा तो खांसी। मैंने नहीं कहा नहीं, कि ठीक ठीक, प्लीज। शमा कह रही हैं कि जानिसार उन्हें पसंद नहीं है और मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, औलादें चाहे वो काली हों या गोरी हो, पर आपकी औलादें ही होती हैं। और फिल्म भी एक तरीके से, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में एक एक्सप्रेशन है औलाद मानवी, तो वो हमारा क्रिएशन है, तो है हमारी। अब उसमें कुछ कमजोरियां रह गई, जैसा मैंने पहले कहा कि उसमें स्टार नहीं थे, उसमें स्क्रिप्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुजफ्फर के पास पैसे नहीं थे। वरना हमारे यहाँ जब मैं कमर्शियल फिल्में लिखता हूँ और मुझसे जब बात होती है किसी प्रोजेक्ट की, तो कहा जाता है कि साहब देखिए, ये 20 करोड़ का बजट है और 10 करोड़ की पब्लिसिटी हम करेंगे फिल्म को गर्म करने के लिए। तो जहाँ ये सिचुएशन हो कि आप जितने की फिल्म बना रहे हैं उसका आधा पैसा आप फिल्म को प्रमोट करने में लगा रहे हों, और वहाँ एक ऐसी फिल्म आती है जिसे प्रमोट करने के लिए आपके पास पैसा ना हो, तो जाहिर है कि नहीं होगा, वो नहीं चलेगी वो फिल्म, चाहे वो कितनी ही अच्छी फिल्म क्यों ना हो। और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो हैं वो घुट के मर गई। ये बहुत अच्छी फिल्में थी, लेकिन ये कि उनका वो प्रमोशन नहीं हो सका जो होना चाहिए। तो ये हम जिस वर्ल्ड में आज रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये कमर्शियल वर्ल्ड, यहाँ एडवर्टीजमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ बन गया है। आप टीवी खोल के देखिए, जिसमें अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 40 मिनट जो है वो एडवर्टीजमेंट होते हैं, 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। तो ये अगर सिचुएशन है तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। मुजफ्फर ज़ाहिर है उस पोजीशन में नहीं थे, इसलिए वो बात नहीं आ सकी जो आनी चाहिए थी। लेकिन ये कि जो बात कहने की कोशिश की गई है जानिसार में, कि उस वक्त भी कुछ लोगों ने, जब अंग्रेज़ों का पंजा पूरे तरीके से हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में ले चुका था, उस वक्त भी कुछ लोगों ने, जिनमें गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, तवाइफें तक थी, उन सब ने मिल के बगावत करने की और कुछ अंग्रेज़ों से इस जो पंजे से बाहर निकलने की एक कोशिश की थी। एक तरीके से उनका जो एक सीक्रेट मूवमेंट चला था, वो अगर सही तरीके से हम बाहर निकाल पाते तो वो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, आज भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर उसे दोबारा लिखा जाए और दोबारा बनाया जाए। हेलो। हाँ, इस बात पे मैं सहमत हूँ इनसे। ये वो जी सब्जेक्ट जी। जो है वो सही तरह से अगर उस पे फिल्म बने तो बन सकती है, मगर अंडरग्राउंड मूवमेंट, बहुत खूबसूरत अंडरग्राउंड मूवमेंट है वो, और बहुत प्यार से हम लोगों ने कोशिश की थी वो निकालने की, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो कभी कभी मोर नाचता है और पैर को देख कर रुक जाता है, वही हमारा हाल हुआ। जी मेरा ख्याल शमा है जी, आपने कुछ, हाँ कुछ कह रहे हैं जावेद साहब? मैंने कहा मुजफ्फर साहब के बारे में पिछले 16-17 आदमियों ने इतनी सारी बातें कर दी हैं कि अब कुछ और कहने को रहा नहीं हुआ। नहीं नहीं, आप लोगों के जो अनुभव है वो तो आप ही लोगों के हैं, और अलग अलग फील्ड से लोग आए। हमारी यही कोशिश रही कि उनके जितने पक्ष हैं समाजी, उन सब पर हम लोगों को ला सकें। तो गायन के क्षेत्र से भी कई लोग आए, आबिदा परवीन,
तलत अजीज, और भी कुछ लोग आए, हरिहरन और भी कुछ लोग। इसी तरह से मीरा अली आई, और जो पेंटिंग से भी आई, एक क्यूरेटर हैं जो उनके पेंटिंग वाले पक्ष को उभार कर आज रखी। जी, आप उनके साथ शमा जी कुछ शायरों पर जो केंद्रित कुछ शॉर्ट फिल्में बनी थी कुछ शायरों छोटी पर, छोटी फिल्म उनके साथ भी कुछ, जी जी, उसके बारे में भी कुछ कहें, थी अपनी, कोई ऐसा थोड़ा अनुभव? बहुत कोशिश। नहीं, शायरी का तो उनको बहुत ज्ञान है, तो ऐसा तो हमने कोशिश जी की थी कि जो जो शायरों ने अपने बारे में खुद लिखा है उसी को हम लिखे, उसी पे फिल्में बनाएं। मतलब बहुत से शायरों ने, जैसे गालिब के खत हैं, और मीर ने मसनवियां लिखी हैं अपनी अपनी जीवनी पे, तो वो लोगों को पता जी नहीं है उसके बारे में। इस तरह से दाग के खत हैं, तो ऐसे बहुत कम पैसों में, और वो टीवी के लिए थी वो फिल्में, तो वो तो पता भी जी। नहीं कि दिखाई गई कि नहीं। से और कोई ऐसी बात शमा जी उनकी शख्सियत को लेकर जो आपको बीच बीच में कोई ऐसी बात रह रह कर याद आ जाती हो, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, या और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा जो अचानक से? सेंस ऑफ ह्यूमर तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत है उनमें, और अपना मजाक भी खुद ही उड़ाते रहते हैं वो, जी तो है उनमें। हाँ जी। तो और वैसे जानवरों का बहुत शौक है उन्हें, कुत्ते पालते हैं, एक घोड़ा पाल रखा है। तो मैंने हाँ मजाक में उस घोड़े के बारे में कहा कि तुम घोड़े की बड़ी पेंटिंग करते हो, 2-3 घोड़े और रख लो। उसने कहा नहीं नहीं, एक ही बहुत है मेरे लिए घोड़ा। तो आजकल घोड़ों पे बड़ी पेंटिंग कर रहे हैं वो। और हाँ। दूसरा ये है कि वो आज उनका, हाँ, जी, और उन्होंने वो जो हाँ आप हमारे कहें प्लीज रामपुर जी। में जो होते हैं ना हाउंड, रामपुर हाउंड, इतने लंबे हाँ चौड़े होते हैं वो उन्होंने कोई 8-10 पाल रखे थे कोटवारा में। जी और वो छतों पे कूद कूद के जाते थे वो। तो है, उनका गुस्सा जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि मैंने मुजफ्फर को बहुत कम आवाज़ ऊंची करके कुछ बोलते सुना है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हेलो। आ रही है जी, आ रही मैंने कहा कि मुजफ्फर की एक अच्छी आदत ये है कि वो आवाज़ ऊंची करके नहीं बोलते। अगर किसी को है। जी डांटना भी होता है तो डांटने का अंदाज बड़ा अलग किस्म का होता है, बड़ा दिलचस्प होता है। मुझे एक किस्सा याद है कि उनके एक असिस्टेंट थे जो ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके और कुल्फी खाने चले गए, और मुजफ्फर आ गए। अब मुजफ्फर दरवाजे पे खड़े हुए हैं और वो उनको ढूंढा जा रहा है कि भाई वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। पता चला कि सामने किसी होटल में बैठे हुए कुल्फी खा रहे हैं। खैर, वो असिस्टेंट साहब को पता चला तो वो दौड़े हुए आए, बेचारे परेशान कांपते हुए कि अब तो मुजफ्फर साहब जो है वो बहुत ज़बरदस्त डांट लगाएंगे। तो मुजफ्फर साहब बहुत देर तक खड़े उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, कैसी थी कुल्फी, ठंडी थी ना? ये ये इसमें जो टॉन्ट है उसको, वो मुजफ्फर के का गुस्सा और मुजफ्फर की सारी बात, लेकिन जो मकसद था वो हासिल हो गया कि वो बेचारे इतने शर्मिंदा हुए कि जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी हरकत उन्होंने नहीं की। तो उनका उनका है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है। जुमलेबाजी तो लखनऊ वाले आमतौर पर बड़े जुमलेबाज होते हैं। वो भी बहुत अच्छा जुमला अगर मौका हो तो कस देते हैं। और हाँ, और जी इस मामले में ज़ाती तौर पर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। मतलब आप अगर उनके साथ बैठे हैं तो आप बोर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि साहब ये मैं कहाँ आ गया। संजीदा किस्म की बातें हों तो संजीदा किस्म की बातें भी कर लेते हैं,
हंसी मजाक भी कर लेते हैं। पुराने किस्से उन्हें बहुत याद हैं, अशार बहुत याद हैं, बहुत सारे। और जैसा शमा कह रही थी कि शेर शायरी की उन्हें बड़ी समझ भी है और दिलचस्पी है। वो जो अपने राही मासूम रजा की बहुत लंबी नज्म है 1857, उस पर वो फिल्म बनाना जी। चाह रहे थे कि पूरी पूरी नज्म को वो पिक्चराइज करना चाहते थे। लेकिन होता यही है ना अर्पण जी, कि आप जो सोचते हैं वो कैसा ही क्यों न हो, लेकिन जब तक उसके साधन न जुड़े आप उसको कोई रूप नहीं दे सकते, उसे पूरा नहीं कर सकते। वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाते हैं। तो यहाँ और ऐसे मुजफ्फर जैसे फिल्म मेकर जिन्हें आप कमर्शियल फिल्म मेकर नहीं कहेंगे, एक नॉन कमर्शियल फिल्म मेकर है वो, तो उनके जो जो साधन हैं, उनके जो हालात हैं वो भी लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ चाहें उनको फाइनेंस मिल जाए, जो चाहें वो बना लें। आज आज अगर वो चाहें तो कारपोरेट हाउसेस में जा सकते हैं, मगर कारपोरेट हाउसेस जो हैं वो उनसे अपने टर्म पर काम करवाएंगे, जिसके लिए मैं नहीं समझता कि मुजफ्फर जैसे लोग जो हैं वो काम करने के लिए तैयार हो। जब वो रूमी जैसा स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ इसलिए छोड़ सकते हैं कि वो उसके साथ बहुत सी शर्तें थी, तो वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जहाँ कंप्रोमाइज़ आज की डेट में अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुजफ्फर जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कोई फिल्म की बेस पर तो कर नहीं रहे हैं। उनके जैसे मैंने दूसरे बताया कि दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनकी बेस पर वो सर्वाइव कर रहे हैं और उनके जो ड्रीम्स हैं उनको किसी हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये उम्मीद करना कि हमारी इंडस्ट्री बदल जाएगी, या ये जो आपके जो OTT और ये जो आ गए हैं, नेटफ्लिक्स आ गए हैं और अमेज़ॉन आ गया है और स्टार आ गया और फलाना आ गया, वो कोई इनकलाब ले आएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी शर्तें जो हैं वो फिल्म वालों की शर्तों से ज़्यादा गंभीर होती हैं। एक ज़माना तो ये होता था कि साहब प्रोड्यूसर ने पैसे दे दिए और उसने कहा कि भाई साहब मुझे फिल्म बना के ला के दे दीजिए। आज आज अव्वल तो ये कि प्रोड्यूसर है नहीं। वो जो जो आपका जो फिल्म बना रहा है जो कारपोरेट हाउस, वो आप चाहता है कि आप वैसी फिल्में बनाएं जैसे असेंबली लाइन पे बनती हैं। उनका उनका फार्मूला अलग है। वो 10 फिल्में प्लान करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि 10 में से 8 फ्लॉप हो जाएंगी और 2 चल जाएंगी, तो वो जो 2 हैं वो बाकी 8 का खर्चा निकाल लेंगे। इसलिए वो किसी एक फिल्म को या किसी एक प्रोजेक्ट को, जैसे मुजफ्फर जैसे आदमी प्रोजेक्ट लेके जाएं या मैं वो लेके जाऊं या शमा लेके जाए, वो नहीं कर सकते। वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप उनके 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 सामने आप झुक नहीं सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते, उनकी शर्तें नहीं मान सकते। पुराने ज़माने का प्रोड्यूसर जो है वो कहा करता था कि साहब अरे एक काम करो भाई, इसमें ये बीच में एक फाइट डाल दो। अब वो पिक्चर फाइट वाली है या नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ता है। बाद में कुछ लोग आए, उनका साहब इसमें एक आइटम नंबर डाल दो, एक लौंडिया बुलाते हैं और बहुत अच्छा डांस करेंगे, वो बेली डांस करेंगे, उसको डाल दीजिए। आप चाहे आप प्रेमचंद की कहानी बना रहे हैं लेकिन उसमें बेली डांस आना चाहिए। तो ये एक ज़माना था। बात वही आज भी है, सिर्फ वर्ड्स बदल गए हैं, डिमांड करने का अंदाज बदल गया है। लेकिन कहा यही जाता है कि साहब प्रेमचंद की कहानी में बेली डांस डाल दो, हम मुजफ्फर डालेंगे क्या? या मेरी हिम्मत पड़ेगी लिखने की? मैं या शमा शमा तो उलट जाएंगे, क्योंकि शमा तो वैसे ही किसी की बात की परवाह नहीं करती है। वो तो स्क्रिप्ट उठा के फेंक देती है कि नहीं करना। इसीलिए हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं बन सके, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। जी, शमा जी और जावेद जी, आप दोनों कई डायरेक्टर्स के साथ
काम किए हैं, और मुजफ्फर जी के साथ तो चर्चा हो ही रही है, आपने किए ही हैं। तो किस तरह के कुछ ऐसे अंतर शर्मा जी आपको याद आ रहे हो कि उस डायरेक्टर नहीं, का अप्रोच? मुजफ्फर के साथ एक अपनापन है जो बहुत कम डायरेक्टर्स के साथ होता है, तो है। जी, जावेद साहब, कोई ऐसी चीज जहां आपको ये सुविधा लगती हो कि हाँ, यहाँ हाँ, कंफर्ट जोन में, जैसा कि शर्मा जी कह रहे हैं? क्षमा बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, कई रिश्ते होते हैं। क्षमा से हमारा एक कल्चर का रिश्ता है जो बिल्कुल एक ही जैसा है, हमारी जबान का है, हमारे हमारी सोच का है। वो भी बहुत प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, और हम भी इस बात में मानते हैं कि प्रोग्रेसिव ही सोच ही इस देश को बचा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे उनके दरमियान कॉमन हैं, और इसलिए हमें अब एक बड़े जैसा शमा ने कहा, बहुत सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमें मुजफ्फर के साथ एक अपनेपन का एहसास होता है। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं जिसने हमें हायर किया है, जो हमें पैसे देगा और हमारा काम है पैसे लेके उसकी डिमांड्स पूरी कर देना। ऐसा नहीं होता। और सब एक चीज़ और भी है कि मुजफ्फर काफ़ी खुले दिल के डायरेक्टर हैं। अगर उन्हें मशवरा दिया जाए तो वो सुनते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ये बात गलत है, तो उस बात को मानते भी हैं और उसका सुधार भी करते हैं। अभी उमराव जान का एक ये बात है कि उमराव जान में जो एक सीन है जिसमें पहली मर्तबा उमराव जान जो है जी, उसके फारूक शेख के सामने आती है, तो वो डांस कर रही है और फारूक शेख जो है वो बैठे हुए देख रहे हैं। तो जब रशेस देखे गए तो शमा ने कहा कि भाई ये तो हीरो जो है जिसे इस लड़की से इश्क करना है, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, बल्कि मुझे उस शमा का जो अपना अंदाज है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा था कि ये तो बिल्कुल छिले हुए अंडे की तरह रखा हुआ है। तो मुजफ्फर ने वो बात सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें कुछ करना पड़ेगा। तो नाचे बाद में जब शूटिंग हुई तो एक सीन क्रिएट किया गया, ख़ास तौर से जिसमें वो आता है, फारूक शेख आता है, और वो सीन ही शुरू होता है इस बात से कि कल तो हम दाद देना भूल गए, और लड़की कहती है कि कोई दाद देना भूल जाए तो इससे बड़ी दाद और क्या हो सकती है। तो ये मुजफ्फर के खुलेपन की मिसाल है कि उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सही बात है, और जो फारूक के जो क्लोजअप्स हैं वो वैसे नहीं, हालांकि क्लोजअप्स लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बात को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बनाया, और वो सीन जो है वो फिल्म की एक हाईलाइट बन गया। जी। और कई प्रयोग भी मुजफ्फर अली करते हैं, जिसकी चर्चा शमा जी ने भी की और आपने भी की, कि कैसे इनकी बड़ी बेटी सीमा जी को रेखा के बचपन का या उसकी किशोरावस्था का रोल दिया। और अंजुमन फिल्म की भी हम बात करें तो शबाना आजमी उसमें पहली बार गा रही हैं। शबाना आजमी को भी उसमें एक बतौर गायिका उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। या जहाने खुसरो की हम बात करें तो कई ऐसे गायक हैं जो सूफी नहीं गा रहे थे, उन्हें भी उन्होंने वहां पर जाकर तैयार किया और उनसे भी सूफी गीत या कलाम गवाए। तो इस तरह के प्रयोग भी करते हैं। कोई और ऐसी बात याद आ रही शर्मा जी, प्रयोगशीलता को लेकर, एक मुझे शख्सियत तो की प्रयोगशीलता पर कोई ऐसी बात? जी, जावेद साहब। नहीं, मेरे तो जहन में कोई बात नहीं है। जी, तो मित्रों, हम लोग इस कार्यक्रम के
उत्तरार्ध में आ चुके हैं और शमा जैदी और जावेद जी की ओर से कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी हमें प्राप्त हुई, जहां ये दोनों जिस तरह से काम कर रहे हैं मुजफ्फर जी के साथ, और कई स्मृतियां जो काम करते हुए हमारे जेहन में महफूज हो जाती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। कोई और ऐसी फिल्मों की चर्चा करना चाहेंगे जो नहीं बनी? कोई ऐसी और एक आध कोई फिल्म ऐसी बच गई हो जो लग रहा हो कि हाँ उसकी चर्चा की जाए, जो बनी ही नहीं पाई, स्क्रिप्ट के स्तर पर तैयार रह गई? कोई एक आध कोई ऐसी? जी। हम उन तमाम फिल्मों की बात कर चुके थे। जूदी नहीं बनी, रूमी नहीं बनी, वो जीप वाली फिल्म नहीं बनी, दामन नहीं बनी, और एक आध स्क्रिप्ट था वो भी नहीं बना। एक लेकिन नूरजहां पे भी फिल्म बनाना चाह रहे थे, वो भी नहीं जी बनी। जी तो वो गालिब का ठीक। शेर आखिर में पढ़ देना चाहिए कि जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो वो हम लोगों वाह। का हाल है। बहुत सारी फिल्में बनाना चाहते हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट जहन में हैं, कलम बेताब होता है, लेकिन हालात साथ नहीं देते। जी शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग यहाँ आज पधारे और बातचीत की, और जो मित्रगण हमारे साहित्य से जुड़े हुए कई लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि देखिए कितनी मेहनत का काम है, कितनी स्क्रिप्ट शमा जी के पास है जो लिखी हुई है पूरी मेहनत के साथ, मगर अब उस पर आगे काम नहीं हो रहा। ऐसे ही कितनी सारी स्क्रिप्ट जावेद साहब के पास हैं जो लिखी हुई हैं, पूरी हो चुकी हैं, मगर जिन पर फिल्म किसी भी कारण से नहीं बन पाई। तो कितने मेहनत के काम हैं, तो इसे भी हमें समझने की जरूरत है। और साहित्य और फिल्म के बीच एक पुल बने, एक संवाद हो, और अधिक से अधिक साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बने, हमारे समाज की फिल्में, जिसकी चिंता बार बार शमा जी और जावेद जी करते रहते हैं। जो जो हमारी अपनी परंपरा है, जहां से हम आते हैं, अगर हम हिंदी फिल्म की बात करें, हिंदी फिल्मों की बात करें, तो वह सिर्फ साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक होकर न रह जाए, जो हम कई बार देखते हैं, या बाहर की फिल्मों का रीमेक होकर या उसका भारतीयकरण होकर न रह जाए, बल्कि जो हमारी अपनी हिंदी पट्टी है, तो उनकी जो अपनी समस्याएं हैं, जो उसके मुद्दे हैं, जो उसकी विषय वस्तु हैं, वह सब भी उभर कर आए हिंदी फिल्मों में। जैसी कि हम मलयालम की फिल्मों में या बांग्ला की फिल्मों में या मराठी फिल्मों में हम देखते हैं कि वहां के विषय और वहां के तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उभर कर आते हैं। हिंदी फिल्मों के नाम पर खाना पूर्ति न हो, ये सब चीजें पूरी गहराई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और एक समेकित रूप में आ सके, हमारी ओर से यही कोशिश है। और इन दोनों वक्ताओं के जो संदेश हैं उसमें भी कहीं ना कहीं यह भाव छुपा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शमा जी, जावेद जी और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।